गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमरीश कुमार, सहायक अध्यापक बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल आपके बीच में प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 के अध्याय 12 के साथ, जिसका नाम है विद्युत। आइए इस अध्याय में हम सीखते हैं कि विद्युत क्या होती है। आज हम पहले जानते हैं विद्युत का परिचय। विद्युत का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आज के समय में लगभग जितने भी घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे वो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इन सब के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए विद्युत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग बना चुका है आज। और किसी विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, हम इसको आज सीखेंगे। वह कौन से कारक हैं जो विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं, इसका अध्ययन भी आज हम करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे विद्युत की परिभाषा को, विद्युत के गुणों को, विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ को, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर को, विद्युत परिपथ आरेख और इनमें प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को, ओम के नियम को, वैद्युत प्रतिरोधकता को, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम एवं पार्श्वक्रम संयोजन को और इन सब से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। अभी तक हमने सीखा है वायु धारा और जल धारा, ये दो धाराओं के बारे में हमने अभी तक जाना है। वायु धारा क्या होती है? जब वायु इकट्ठी होकर के किसी मार्ग से गुजरती है तो उसको बोलते हैं हम वायु धारा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है, इसमें एक तरफ से वायु को प्रवाहित किया जा रहा है, इससे घूम रहा है तो वायु धारा। दूसरी तरफ हमने एक और डायग्राम लिया है जिसमें हम दिखा रहे हैं जल धारा, यानी जल जब एकत्र होकर के किसी मार्ग से जा रहा है तो वो जल धारा कहलाएगा। अब हम समझेंगे इसी अध्याय में विद्युत धारा को। यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं परिपथ को, तो इसमें विद्युत आ रही है, और जैसे हम इसको ऑफ करते हैं यहाँ से, तो ये विद्युत यहाँ से ऑफ हो जाती है। आइए हम जानते हैं विद्युत परिपथ को। विद्युत परिपथ क्या होता है, इसको समझते हैं। यदि हम किसी टॉर्च में सेल और बैटरी को एक उचित क्रम में रखें, यानी जो टॉर्च घर में होती है, लगभग सभी लोगों के घर में होती है टॉर्च। टॉर्च में क्या तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट? एक सेल होता है, दूसरा उसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, और तीसरा उसके अंदर एक ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं विद्युत ऑफ हो जाती है। यानी बल्ब जलता है तब जब हम विद्युत को ऑन करते हैं, और बल्ब बंद होता है कब? जब हम स्विच को ऑफ करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम सर्किट देखें तो ये पहला सर्किट है जहाँ पर हमने स्विच को ऑफ किया हुआ है। इसकी इट मीन्स ये है कि यहाँ पर धारा कंटिन्यू नहीं हो रही, प्रवाहित नहीं हो रही है, इस कारण से बल्ब बंद है। जबकि दूसरा परिपथ हमारे पास में किस तरह से है, इसमें भी एक सेल लगा है, बल्ब लगा है और एक स्विच लगा है, लेकिन यहाँ पर स्विच ऑन है और यहाँ पर स्विच ऑफ है। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया है तो ये बल्ब अपने आप प्रकाश देने लगता है। अब हम जानते हैं आवेश को। आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी दो प्रकार के आवेश हम पढ़ेंगे, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। घर में जितने भी विद्युत इक्विपमेंट होते हैं वो दो तरह के आवेशों पर काम करते हैं, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, घर के इक्विपमेंट कोई भी हो, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, कुछ भी है, उनमें दो वायर जाते हैं, जिसमें एक धनात्मक वायर कहलाता है, दूसरा ऋणात्मक वायर कहलाता है। तो इन आवेशों को हम समझते हैं, तो इसमें दो तरह के आवेश हम पढ़ेंगे, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर प्लस के साथ में प्लस को अटैच किया जाएगा तो ये प्रतिकर्षण का बल काम करेगा यहाँ पर, और जबकि प्लस के साथ में अगर माइनस को अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एक आकर्षण बल काम करेगा। यानी अगर एक जैसे आवेश आएंगे तो प्रतिकर्षित होंगे, और असमान आवेश आएंगे तो आकर्षण बल काम करेगा। आवेश का SI मात्रक कूलाम है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम कैपिटल C का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है हमें कि कैपिटल C का प्रयोग करते हैं। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यह भी हमें बहुत जरूरी याद करना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये ऋणात्मक आवेश होता है। और एक सूत्र हम इसके लिए याद रखेंगे, Q = Ne। यहाँ पर Q क्या होता है? कुल आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है,
और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब समझते हैं हम विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा एक लाइन में है और इसको हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके लिए सूत्र है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, और इसको डिनोट करते हैं हम I इक्वल्स टू Q अपॉन T। विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है और इस एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। यहाँ पर हमें दो चीजें और याद करनी है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर। यहाँ पर एक परिपथ हम देख रहे हैं और इस तार में से आवेश गुजर रहा है। यहाँ पर ये एक सेल लगा है और ये कि परिपथ में कुछ हमने प्रतिरोध जोड़ा है, तो ये जो आवेश है वो कैसे इसमें तार में से जा रहे हैं वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको हम देखें, ये यहाँ पर ये हम इसको देख पा रहे हैं। ये जिस समय हम ऑफ करते हैं उस समय हमारा ये सुई यहाँ 0 पर आती है, जिस समय ये ऑन है इस समय हमारी एम्पियर चल रही है, यानी विद्युत प्रवाहित हो रही है। जैसे ही ये ऑफ होगा सुई भी हमारी 0 पर आ जाएगी। अब हम जानते हैं ये अमीटर क्या होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर कहलाता है और इसका प्रतीक होता है A। कैपिटल एक सर्कल के अंदर बीच में A लिखा जाता है, कैपिटल A लिखा जाता है और इसके दोनों तरफ वायर दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक प्लस वायर होता है और दूसरा माइनस वायर होता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखना है हमें कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, ये भी हम इसी अध्याय के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि केवल ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मापी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। यहाँ पर हम अमीटर को देख पा रहे हैं, ये एक अमीटर का डायग्राम है और ये भी अमीटर का ही डायग्राम है। अब हम एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख सीखेंगे। इसमें हम क्या लेते हैं, एक सेल लेते हैं, एक विद्युत बल्ब लेते हैं, ये बल्ब है यहाँ पर, और एक अमीटर लेते हैं, यहाँ पर ये अमीटर लगाया गया है, और एक कुंजी लेते हैं, कुंजी का मतलब स्विच, ऑन ऑफ करने वाला स्विच, ये हम यहाँ पर लेते हैं। से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख यहाँ पर हमने एक देखा है। इसमें ये सभी चीजें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर ये एक बैटरी लगाई गई है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक सेल बोला था और यहाँ पर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बैटरी। इन दोनों में क्या अंतर है इसको भी समझ लेते हैं। सेल होता है जब हम कहीं पर एक ही सेल का प्रयोग कर रहे होते हैं, और बैटरी होता है जहां पर हम एक से ज्यादा सेलों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो यहाँ पर 2 सेल प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लाइन है, उसके बाद एक छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है। इट मीन्स यहाँ पर एक सेल और एक सेल, कुल मिलाकर के 2 सेल यहाँ पर काम कर रहे हैं। 2 सेल का मतलब हुआ यहाँ पर ये बैटरी है, और जिसमें पहली बड़ी लाइन के सामने प्लस का चिन्ह होता है और अंतिम सेल के साथ जो सबसे छोटी लाइन होती है उसको माइनस लिखा जाता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमारे पास में जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं और फिर हमें जो ज्ञात करना है फिर हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी I का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। I का मान है 0.5 एम्पियर, और इसके बाद में हमें दिया हुआ है इसमें 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इट मीन्स हमें समय का मान दिया हुआ है, और समय का मान बोलते हैं T से। T बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 10 मिनट, और अब इस मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 60 बराबर हो जाएगा ये 600 सेकंड। अब निकालना क्या है हम इसमें देखते हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए।
हमें निकालना है विद्युत आवेश, यानी Q का मान हमें इसमें निकालना है। हमारे पास सूत्र होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT, और I का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास में 0.5 और T का मान हमारे पास में है 600। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 300 कूलाम। अब हम प्रश्न लेते हैं विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी सतत का मतलब होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह निरंतर हो रहा है, और बंद पथ का मतलब होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक डायग्राम लेकर के हम समझते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्विच लगाया गया है जो अभी ऑफ है। स्विच ऑफ है, इसका मतलब आवेशों का प्रवाह यहाँ पर बंद हो गया है, इसलिए ये बंद विद्युत परिपथ कहलाएगा। अगर ये स्विच हम यहाँ पर ऑन कर देंगे तो अब ये यहाँ पर आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और इसलिए ये सतत विद्युत परिपथ तब कहलाएगा जब यहाँ पर स्विच को ऑन किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है तथा इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1 कूलाम आवेश हमारे पास में दिया हुआ है और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर Q बराबर NE एक सूत्र होता है, Q बराबर NE, और यहाँ पर हमारे पास में E का मान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और Q का मान दे रखा है यहाँ पर 1 आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश। तो ये हमारे पास में एक C है, C मीन्स कूलाम, और सूत्र हमारे पास में है Q बराबर NE। तो इस सूत्र से अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है मान N का। तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E, और Q का मान हमारे पास में क्या है 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। जनरली जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 6 गुणा 10 की घात -18। यहाँ पर 0.25 को हम इसमें छोड़ देते हैं, और इसलिए जनरल भाषा में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गुणा 10 की घात -18 है। अब हम समझते हैं विद्युत विभवांतर को। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है तथा सदैव इसे पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतीक जैसे एम्पियर का प्रतीक होता है उसमें A लिखा जाता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रतीक होता है उसमें बीच में V लिखा जाता है, और इसका सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q, यानी V का मतलब होता है वोल्ट और W का मतलब यानी कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q का मतलब होता है आवेश और इसका मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पर हम वोल्ट मीटर को देख रहे हैं और यहाँ पर हम विभवांतर। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है उसको देखते हैं पहले। 12 वोल्ट विभवांतर यानी V का मान हमें दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, और 2 कूलाम आवेश को ले जाने में यानी हमारे पास में Q का मान हमें दिया हुआ है और Q का मान है 2 कूलाम। सूत्र हमारे पास में होता है W बराबर VQ। यहां पर
V का मान कितना हमारे पास में 12 वोल्ट, तो V का मान हम इसमें फिल करेंगे 12 वोल्ट और Q का मान हमारे पास में होता है 2, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 24 और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका उत्तर हुआ 24 जूल। अब हम प्रश्न लेते हैं, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने के लिए सेल अथवा बैटरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम एक परिपथ से समझते हैं, इस परिपथ में एक बैटरी एक सेल लगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है, साथ में एक स्विच लगाया गया है। अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर विभवांतर काम करेगा और ये बल्ब प्रकाशमान हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब होता है यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है V बराबर W/Q, और V बराबर W/Q में मान रखते हैं हम W का मान रखते हैं 1 जूल, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि 1 जूल कार्य है, तो W का मान 1 हो गया और Q का मान भी 1 हो गया, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश, तो यानी Q का मान भी 1 हो गया। जब 1/1 हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यानी 1 वोल्ट। अब हम एक आंकिक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यहाँ पर हमारे पास में हमें जो दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, यानी V का मान हमारे पास में है 6 वोल्ट, V बराबर है 6 वोल्ट, और हर एक कूलाम आवेश यानी Q का मान हमें दिया हुआ है 1 कूलाम, Q का मान हमारे पास में है 1 कूलाम, और हमें निकालना है कितनी ऊर्जा दी जाती है, यानी W का मान हमको निकालना है। और सूत्र होता है W बराबर होता है VQ। V का मान हमारे पास में कितना है यहाँ पर 6 वोल्ट, और Q का मान हमारे पास में है 1 कूलाम, तो 6 × 1 यहाँ पर हो गया 6 × 1 6, और W का मात्रक होता है यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 जूल। अब हम समझते हैं विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों को और उनके प्रतीकों को। सबसे पहले अगर हमें कहीं पर सेल लेना है तो सेल के लिए हम इस तरह का प्रतीक इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 वायर होते हैं, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन का मतलब होता है प्लस सिंबल, इसको डिनोट करता है, और छोटी लाइन होती है वो माइनस सिंबल होता है। यानी बैटरी के अंदर या सेल के अंदर एक प्लस वायर होता है, एक माइनस वायर होता है, तो जहां पर हम बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं वहां पर हम इस तरह का प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। अब सेल और बैटरी को भी समझ लीजिए। सेल में केवल एक ही सेल होता है, जबकि बैटरी में सेलों का संयोजन होता है, यहाँ पर एक से अधिक सेल होते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि पहले वाले सेल का जो बड़ी लाइन होती है उस पर हमेशा प्लस लिखा जाता है, और आखिरी सेल की जो छोटी लाइन होती है उस पर हमेशा माइनस लिखा जाता है। अब हम समझते हैं खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। जो स्विच अगर परिपथ के अंदर स्विच लगाया गया है और उस स्विच को ऑफ किया गया है तो बीच में हम डॉट नहीं लगाते हैं, जबकि अगर प्लग कुंजी को हम बंद कर दें बीच में डॉट लगाएं, इसका मतलब ये है कि ये परिपथ सतत है, कार्य कर रहा है, वर्किंग परिपथ है यहाँ पर, और ये नॉन वर्किंग परिपथ कहलाएगा। इसके बाद में हम समझते हैं तार संधि को। तार संधि का मतलब ये होता है कि घरों के अंदर जब हम एक तार से दूसरी तार को जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक तार है, अब इसी तार में से हमें दूसरा तार आगे लेके जाना है, तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट लगा देंगे तो ये संधि कहलाएगी, ये संधि कहलाएगी। यानी एक तार में से ही अगर हम दूसरा तार लेके जा रहे हैं तो इसको संधि बोलेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए जो प्रतीक इस्तेमाल करेंगे हम, वो ये प्रतीक हमारा होता है। दूसरा होता है बिना संधि के अगर तार क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए हमें
एक तार हमारे पास में ये है और एक तार हमारे पास में ऊपर से नीचे की तरफ हमको लेके जाना है। अब इन दोनों तारों को आपस में यहाँ पर जोड़ना नहीं है, तो बिना संधि के अगर लेके जाएंगे हम, इस तरह के तार होंगे हमारे सामने, तो इनको दिखाने का हमारे पास तरीका क्या होता है कि जब हम एक तार से दूसरे तार को क्रॉस करते हैं, एक तार से दूसरे तार को क्रॉस करते हैं, तो बीच में एक कर्व लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिना संधि के तार क्रॉसिंग है। अब हम समझते हैं विद्युत बल्ब को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो विद्युत बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं इसको भी जानते हैं। विद्युत बल्ब को दिखाने के हमारे पास में दो प्रतीक होते हैं, एक तो ये वाला प्रतीक होता है या फिर हम इस वाले प्रतीक से भी विद्युत बल्ब को दिखा सकते हैं। दूसरा प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम दिखाने के लिए ये प्रतीक हमारे पास में होता है, ये सिंबल होता है इसके लिए, तो ये हमें याद रखना है। प्रतिरोध हमें दिखाना है तो इस प्रतीक का हम प्रयोग करते हैं। अब परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक अगर दिखाना है हमें कहीं पर, तो धारा नियंत्रक को दिखाने के लिए या तो ये सिंबल हम प्रयोग करेंगे जिसमें बीच में ये एरो बना होता है, या फिर हम ये सिंबल दिखाएंगे जिसमें ऊपर से हम एक एरो दिखाते हैं। एक सिंबल होता है अमीटर, जो हम पढ़ भी चुके हैं अभी। अमीटर में बीच में ए होता है, और दूसरा होता है वोल्ट मीटर, और इसमें बीच में वी होता है। अभी हमने ये भी पढ़ा है कि अमीटर में हमेशा ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में ही जोड़ा जाएगा। अब हम आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक है ओम का नियम। जानते हैं ओम का नियम क्या है? 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, ये पूरा नाम है ओम का, क्या नाम है ये याद भी रखना है आपको, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। और अगर इसको हम डिनोट करें तो V समानुपाती होता है I के, और V बटा I बराबर हो जाता है नियतांक, और नियतांक को हम डिनोट करते हैं R से, यानी V अपॉन I बराबर हो जाता है R, और इससे एक सूत्र बनता है जिसे हम ओम के नियम का सूत्र कहते हैं। ये होता है V बराबर IR। अब हम इसको ओम के नियम को समझते हैं। ओम के नियम में क्या होता है कि एक सारणी बनाते हैं हम, एक विभवांतर हमने लिया और विद्युत धारा I। तो यहाँ पर विभवांतर जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पर विद्युत धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा, उसी अनुपात में लगभग बढ़ेगा, और यहाँ पर R का मान नियत रहेगा, ये भी हम चेक करते हैं। यानी जिस समय विभवांतर का मान 2 है उस समय विद्युत धारा का मान 0.5 होगा। अगर हम 2 बटा 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी R का मान यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार हम देखते हैं जब V का मान 4 होगा तो विद्युत धारा का मान 1 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में भी 4 बटा 1 यानी 4 ही हो जाएगा। अगर विभवांतर हम 6 वोल्ट कर देंगे तो विद्युत धारा का मान भी 1.5 एम्पियर हो जाएगा, और 6 बटा 1.5 करेंगे तो इसका मान भी वापस 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम विद्युत धारा का मान को जिस अनुपात में बढ़ाते जा रहे हैं उसी अनुपात में हमारा विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है, और R का मान प्रत्येक स्थिति में हम देख रहे हैं कि नियत है। अब यहाँ पर एक ग्राफ हम समझते हैं कि जिस समय विद्युत धारा का मान 0 है, यानी I का मान 0 है, उस समय वोल्ट का मान भी 0 होगा। अगर हम इसको इससे भाग करें, V अपॉन I करें, तो यहाँ पर V अपॉन I का मान 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 बटा 1 यानी इसका मान भी 4 ही हो गया। यहाँ पर 6 बटा 1.5, तो यहाँ पर भी 4 ही हो गया। यानी ये जो मान हमने रखे हैं I के, ये मान हमारे पास में यहाँ सारणी में रखे हुए हैं, और ये जो V के मान हैं, ये V के मान हमारे यहाँ पर हैं। यानी इससे अगर हम ग्राफ प्राप्त करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा, और बीच में एक रेखा हमें ये प्राप्त होगी। यहाँ पर
एक डायग्राम में हम समझते हैं कि यहाँ पर ये वोल्ट है, वोल्ट हमेशा करंट को बढ़ाता है, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगी ऐसे ऐसे करंट बढ़ेगा। लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम क्या होता है, इसको मुश्किल में डालना, यानी इसका यहाँ पर ये विरोध करता है। यहाँ पर भी हम इसको समझते हैं कि एक पोटेंशियल है और ये एक बैटरी पंप है। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध आ रहे हैं और यहाँ से जैसे ही बैटरी इसको मिली, इसने इसको पंप किया, आगे बढ़ाया, और ये प्रतिरोध जैसे ही मिलेंगे इसको, इसका फिर ये कम होता जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा और ये फिर आगे बढ़ेगा। इसको हम डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। इसी चीज़ को हम दूसरे डायग्राम में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही सेल लगाया गया है, सेल इसको फोर्स दे रहा है और यहाँ पर ये जैसे ही रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, ये वापस इसको डाउन करता है, और ये भी हम डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। यानी अब ये हमने समझा है ओम का नियम। अब समझते हैं हम प्रतिरोध को। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी प्रतिरोध का मतलब हुआ उस धारा का विरोध करना, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही पत्ती में मात्रक ओम होता है और इसे इस तरह का सिंबल होता है, इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं। और एक सूत्र होता है R बराबर V/I, यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। और यहाँ पर ये तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 एंड सो ऑन, इस तरह से प्रतिरोध अगर जोड़े जाएंगे तो ये R10 तक, सपोज ये R10 है तो इस तरह से इनको प्रतिरोधों को हम जोड़ सकते हैं। और दूसरे डायग्राम में भी हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर इसके लिए भी हमने डायग्राम दिखाया है। ये भी परिवर्ती प्रतिरोध है और दूसरा जो आज के समय में हम आधुनिक यूज कर रहे हैं तो ये भी परिवर्ती प्रतिरोध है। अब हम धारा नियंत्रक को जानते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी हम धारा को यदि नियंत्रित करना चाहते हैं तो वह इस धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय में आज हमने सीखा विद्युत की परिभाषा एवं गुणों को, विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ को, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को, विद्युत परिपथ आरेख और इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को, ओम के नियम को। अब इस अध्याय के अगले अंक में जो हम सीखेंगे वो होगा वैद्युत प्रतिरोधकता को, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम एवं पार्श्वक्रम संयोजन को, इन सब से संबंधित प्रश्नोत्तरों को, इस अध्याय से संबंधित साधारण एवं आंकिक प्रश्नों को। इस अध्याय का अगला भाग हम अगले अंक में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।